Hello students. Today we are going to start our next topic in the structure of atom. But before we starting the next topic, let us take a brief preview on the previous lecture. पिछली बार हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों के बारे में स्टडी कर रखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, तो मैंने सारी चीज़ों को बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर के अंदर हम लोगों को ये चीज़ें जो है वो स्टडी करके रखनी है। ओके, तो इसलिए पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली तीन चीज़ों से बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसमें से हम लोगों ने देखा था कि कोई भी पार्टिकल्स जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसमें से दो हम लोगों ने देखे थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है। ओके, उसी तरह से न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जनरली हमारे जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भाई साहब जो है वो रहते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी अराउंड ऑर्बिट के अंदर रोटेशन करते रहते, ये भी हम लोगों ने देखा है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना है, उसका जो चार्ज है वो कितना है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा था। न्यूट्रॉन्स के बारे में देखा था कि न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या है, किसने डिस्कवरी की थी उसके बारे में। ओके, अब बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। सो प्रोटॉन के बारे में भी कल हम लोगों ने बात की थी कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, उसका जो वेट है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kgs है। तो ये हम लोगों ने बात कर रही थी। अब बात करी है हम लोगों ने कि रूल्स डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसके हम लोग नंबर जो है वो क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके रूल्स क्या क्या है। सबसे पहला है द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी डिटरमाइनिंग फ्रॉम द सेट ऑफ सिंपल रूल्स। हम लोगों को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगाना है तो हम लोग सिंपल रूल्स का फॉलो कर सकते हैं। सो फर्स्ट है द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर जेड। हम लोग एटॉमिक नंबर, अभी आप लोगों को ये सारी चीजें आएगी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है सर। तो कोई भी एटम होता है उसका जो नंबर हम लोग डिफाइंड करते हैं वो उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जनरली किसके ऊपर डिफाइंड होता है, तो वो डिफाइंड होता है द नंबर ऑफ प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस। यानी कि मान लो कि मैं एक हाइड्रोजन का एटम ले लेता हूँ। चलो, हाइड्रोजन का एटम मैंने ले लिया। ओके, एक हाइड्रोजन का एटम मैंने ले लिया। उस हाइड्रोजन के एटम के अंदर एक प्रोटॉन भाई साहब प्रेजेंट है। कितने? एक प्रोटॉन भाई साहब प्रेजेंट है। मतलब कि अगर एक प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस यानी कि कहाँ होगा, बीच में होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मान लो कि इसके अराउंड ऑर्बिट है, वहाँ इलेक्ट्रॉन घूम। तो अभी मान लो कि प्रोटॉन में एक प्रोटॉन है इसके पास, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होगा, एक होगा। ओके, उसी तरह से मैं मान लो कि हीलियम ले लेता हूँ। तो हीलियम जो है उसके पास मान लो कि दो प्रोटॉन है। तो दो प्रोटॉन है मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, दो होगा। ओके, तो इस तरह से जो एटॉमिक नंबर है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, उसके अंदर प्रेजेंट हुए हुए प्रोटॉन्स है। द नंबर ऑफ, तो ये पहला रूल हो गया कि प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस गिव्स द एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रल एटम के अंदर कैसे होंगे, सेम टू सेम होंगे, इक्वल होंगे। जहां पर न्यूट्रल एटम होंगे, न्यूट्रल एटम यानी कि अभी हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, हीलियम की बात कर रहा हूँ, तो ये सारे जो है वो न्यूट्रल्स एटम है, क्योंकि ये दूसरे साथ दूसरी चीज़ों के साथ कंबाइन हो सकते हैं। तो ये न्यूट्रल एटम है। इस वजह से क्या होता है कि जनरली इसकी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अभी कंप्लीटली नहीं होते, तो इसकी वजह से उसमें वैलेंस ही प्रोड्यूस हुई होती है। तो जहाँ पर प्रोटॉन और जहाँ पर ऐसे न्यूट्रल एटम होंगे वहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर कैसे होंगे, सेम टू सेम होंगे। उसी तरह से हमारा थर्ड रूल है द मास ऑफ द एटम इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। अगर मेरे को मास नंबर का पता करना है, मास नंबर यानी कि एम, मास नंबर ऑफ द एटम पता करना है, तो मेरे को एडिशन करना है किसका, नंबर सम करना है किसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आएंगे। अगर मेरे को मास का पता लगाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन करना पड़ेगा, देन आई कैन फाइंड द मास नंबर ऑफ एन एनी एटम।
उसी तरह से बात करते हैं लास्ट रूल की, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर ऑफ द एटम एंड द एटॉमिक नंबर। तो कोई भी जो न्यूट्रॉन होते हैं वो किस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं, तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर का हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर मेरे को न्यूट्रॉन का पता लगाना है तो मैं मास नंबर और एटॉमिक नंबर जो है उसका क्या करूँगा, सब्ट्रैक्शन करूँगा, तो वो मेरे को क्या देंगे, वो मेरे को देंगे न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट, वो मेरे को पता चल जाएगा। ओके, तो इस तरह से सारे रूल है। तो फर्स्ट रूल क्या हुआ हमारा, फर्स्ट रूल हो गया कि भाई एटम के अंदर के जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर। न्यूट्रल एटम होते हैं उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम टू सेम होते हैं। मास नंबर का मेरे को मास पता लगाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। किसका एडिशन करना पड़ेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का नहीं। उसी तरह से अगर मेरे को कोई भी एटम के अंदर के न्यूट्रॉन का पता लगाना है तो मेरे को डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। किसका डिफरेंस फाइंड करूंगा मैं, मास नंबर और एटॉमिक नंबर का मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा, देन आई कैन गेट द न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे रूल्स हो गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आज का। एक्सप्लेन रूल्स डिटरमाइनिंग एटॉमिक पार्टिकल। इजीएस्ट रूल है सारे के सारे। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन जो है वो सिग्निफिकेंटली हैवियर है और ये कंपेरेटिवली लाइट हैवियर है, लाइट इन द वेट है। प्रोटॉन्स जो है वो सिग्निफिकेंटली लार्ज इन द साइज है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स, वायर इलेक्ट्रॉन्स आर कंपेरेटिवली स्मॉलर इन द साइज। Protons remains in the nucleus and electrons can move to other atoms. Proton are present in the nucleus and electrons are present in the cells. Okay, तो ये सारे डिफरेंस हो गए, बहुत ही इजी पॉइंट्स है। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है बहुत ही इजी है। ओके, ये सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं। ओके, तो आज आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर आ जाएगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब एटॉमिक बॉम्ब और के बारे में बात करने से पहले हम लोग मॉडल्स ऑफ एटम के बारे में स्टडी कर लेते हैं पहले। एटॉमिक बॉम्ब के बारे में लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम लोग मॉडल्स ऑफ एटम के बारे में बता कर लेते हैं। तो मॉडल्स ऑफ एटम जनरली है क्या, तो मॉडल्स ऑफ एटम यानी कि बहुत सारे साइंटिस्ट है उनको पता लग गया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते हैं। तो जैसे जितने साइंटिस्ट थे उन्होंने खुद की रिसर्च की और खुद की रिसर्च के ऊपर से खुद के जो है वो मॉडल्स हम लोगों को दिए। सबसे सबसे पहला मॉडल हम लोगों को दिया है थॉमसन भाई साहब ने। तो थॉमसन भाई साहब ने क्या किया है, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम इज गिवन एज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम लाइक दैट। अकॉर्डिंग टू सर जोसेफ मॉडल्स ऑफ एन एटम, यानी कि जोसेफ थॉमसन उसका नाम है। तो जोसेफ मॉडल ऑफ एन एटम इट कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड हियर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। तो इसने क्या बोला कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्फीयर के फॉर्म में है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भाई साहब जो है वो घूमते रहते हैं। ओके, तो इसने इस तरह का हम लोगों को मॉडल दिया कि पॉजिटिव स्पीयर के इसके बहुत सारे फिर ड्रॉबैक्स हम लोगों को देखने को मिले। फ्यूचर के अंदर स्टडी हुई तो पता लगा कि बहुत सारे ड्रॉबैक्स है इसके। पर सबसे पहला मॉडल जो हम लोगों को मिला थॉमसन भाई साहब से, उसने ऐसा बोला कि पॉजिटिव स्पीयर है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर जो है वो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं यहाँ पर फ्रीली। The negative and positive charges are equal in the magnitude as the result of an atom is neutral. Thomson proposed that the atom of an atom to be similar that of the Christmas pudding of a watermelon. इसने ऐसा बोला कि क्रिसमस के अंदर हम लोग जो पुडिंग बनाते हैं वाटरमेलन का वो कुछ इस तरह से ही दिखेगा, सेम टू सेम। ओके, तो ये हो गया थॉमसन भाई साहब का मॉडल। तो ये पहले की बात है, अभी की बात नहीं है। जब भी रिसर्च चल रहा था तब के पर्पज की बात है। ओके, तो कोई ये मत सोच लेना कि ऐसा थोड़ी होता है कि ऐसा नहीं होता।
पर ये जो है वो पहले के मॉडल्स दिए गए हम लोगों को। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ, राइट द मॉडल ऑफ, sorry, write and draw the model of atom for Thomson. ओके, अब उसके बाद रुथरफोर्ड का जो मॉडल है उसने क्या किया कि उसने बोला कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस. The mass of the atom is contributed mainly by the nucleus. The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. The electrons revolve around the nucleus in well-defined orbits. तो ये वाला जो लॉ है हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं. इसके बाद भी एक मॉडल आता है जिसके अंदर हम लोगों को सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है. तो ये मॉडल जो है सबसे इम्पोर्टेंट बोला कि भाई हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हम लोगों को क्या मिलता है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो मिलता है न्यूक्लियस के अंदर. पर इसमें भी अभी न्यूट्रॉन के बारे में बात नहीं हुई है. अभी न्यूट्रॉन के बारे में बात किसी और साइंटिस्ट ने की होगी. और उसने बोला कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर के अंदर होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके बाद में जो है उसके अराउंड में रोटेशन में क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूमते रहते हैं. ओके, और वो भी वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स के अंदर. मतलब एक ऑर्बिट होगी तो उसके अंदर दो होंगे, दूसरी होगी तो उसके अंदर जितने होंगे उतने वो आगे देखेंगे कि वो कितने होते हैं. कि वो भी एक सीक्वेंस के अंदर होते हैं. ऐसा नहीं है कि भाई एक पहली जो ऑर्बिट है उसके अंदर जितने मन चाहे उतने इलेक्ट्रॉन लगा दोगे, दूसरी जो होंगी उसके भी अंदर मन चाहे इतने इलेक्ट्रॉन लगा दोगे. उस तरह से नहीं होता. उसका भी एक सीक्वेंस होता है जो कि डिपेंड होता है 2n² से. वो भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं. ओके, ड्रॉबैक्स ऑफ रुथरफोर्ड मॉडल. तो ड्रॉबैक्स क्या थे रुथरफोर्ड के मॉडल के? इतना एक्यूरेट मॉडल दिया था फिर भी उसके अंदर ड्रॉबैक थे, जिसके अंदर हम लोगों को क्या पता चला कि भाई एनी पार्टिकल इन द सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो द एक्सेलरेशन एंड ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन द चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट द एनर्जी. So the revolving electrons would lose energy and fall into the nucleus and the atom would be unstable. We know that the atoms are stable. तो इससे जिस तरह का हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझा उसमें हमको ये पता लगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है सारे वो क्या करते रहते हैं. वो अगर मान लो कि उसके अंदर की हम लोगों को स्टेबिलिटी मालूम करनी है तो वो क्या होंगे, अगर दूसरे एटम के साथ एक्सेलरेशन में जुड़ेंगे तो वो एनर्जी जो है वो रेडिएट करेंगे यानी कि प्रोड्यूस करेंगे. उसी तरह से तो क्या होगा कि अगर मान लो कि दो एटम एक साथ जुड़ेंगे तो एनर्जी जनरेट होगी. एनर्जी जनरेट होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी एनर्जी गंवा के कोई नया ही एनर्जी का फॉर्म ले लेंगे ना, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड दैट इज हाउ द एनर्जी विल कन्वर्ट. सो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी गवा के दूसरी एनर्जी का फॉर्म ले लेंगे. तो इस तरह से जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी चली जाएगी. तो जो एटम है अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही रही नहीं रहे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहे तो जो एटम है वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा. बट ऐसा रियली में पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोगों को पता है कि एटम्स जो है वो क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं. ओके, वो कभी अनस्टेबल नहीं होते. बोहर के मॉडल के बारे में बात करते हैं. अब ये हमारा एक्यूरेट मॉडल था. बोहर एग्रीड विद द ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट as said by the Rutherford except regarding the revolution of electron. बोहर ने सारी चीजों वही फॉलो की जो हम लोगों को रुथरफोर्ड ने दी थी, बट उसने एक चीज से एग्री नहीं किया जो कि रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन्स का था उसके अराउंड में. कि भाई क्या बोला उसने, उसने कहा कि एडेड दैट देयर आर ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स known as discrete orbit inside the atoms in which electrons revolve around the nucleus. उसने बोला कि भाई एक एक ऑर्बिट के अंदर परफेक्टली इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला ना कि एक साथ जरूरी नहीं है कि भाई एक ऑर्बिट के अंदर 5 डाल दिए दूसरे ऑर्बिट के अंदर 3 डाल दिए, इस तरह से नहीं. तो ये हम लोगों को बोला बोहर के मॉडल के अंदर पता चला कि भाई बोहर ने बोला कि भाई बोहर नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने बोला कि भाई जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और उसके अराउंड एग्जैक्ट ऑर्बिट के अंदर एग्जैक्टली परफेक्ट नंबर के अंदर ही इलेक्ट्रॉन घूमेंगे.
ओके, तभी जाके क्या होगा, एनर्जी रेडिएट होगी, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी एनर्जी को गवा नहीं देंगे। सिर्फ लास्ट वाली ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही क्या करेंगे, रेडिएशन ऑफ दी एनर्जी करेंगे, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म के अंदर ट्रांसफर करेंगे। और इस तरह से क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म नहीं हो जाएंगे, तो हमारा एटम जो है वो अनस्टेबल नहीं होगा, वो अपना फॉर्म जो है वो गवा नहीं देगा। ओके, तो ये जो है वो रुदरफोर्ड का मॉडल है, और रुदरफोर्ड के मॉडल से हम लोगों को मालूम चला कि भाई जो सारी जो ऑर्बिट्स है उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरह से होते हैं। तो वो इस तरह से कुछ होता है, मैंने बोला था ना कि 2n²। अभी यहाँ पर बात आई 2n², n यानी कि हम लोग क्या ले सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ओके, तो मान लो कि नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 है, मेरे को चेक करना है कि सपोज कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए होंगे, तो पहली जो ऑर्बिट है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो मैं नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू क्या लूंगा, 1 लूंगा। तो यहाँ पर मैं अगर वैल्यू पुट करूंगा 2 × 1² दैट इज 2, तो मेरे को मालूम चल गया कि भाई पहली ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम 2। अब दूसरी ऑर्बिट के बारे में बात करते हैं, तो दूसरी ऑर्बिट के लिए मैं क्या लूंगा, n = 2। नाउ आई पुट द 2 × 2² दैट विल बी 8। तो मेरे को मालूम चलेगा कि दूसरी ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोगों को सारी ऑर्बिट के बारे में पता चलेगा, और परफेक्टली इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अभी मान लो कि अगर 8 से कम कोई एटम होगा जिसके पास टोटली क्या होंगे, चलो एक एटम के बारे में बात करते हैं। एटम हैज द 11 इलेक्ट्रॉन, तो पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। ओके, डिवाइड होकर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। दूसरी में कितने आएंगे, टोटली कितने बचे, 9 बचे, तो दूसरी में तो 8 ही आ सकते हैं ना, तो तीसरी के लिए फिर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो तीसरी में जो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा वो क्या होगा, वो वैलेंसी वाला इलेक्ट्रॉन होगा। या तो वो किसी के साथ जुड़ जाएगा या तो फिर वो किसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका वो एटम, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी क्या है, पूरा का पूरा एनर्जी रेडिएट करता है और दूसरे एटम के साथ कंबाइनिंग होके जुड़ जाता है और नया एलिमेंट फॉर्म करवा सकता है, इसको स्ट्रक्चर बना सकता है नया एटम के साथ। हो गया, तो ये तो सारी बात होगी कि भाई हम लोग किस तरह से पता लगा सकते हैं कि भाई कितनी ऑर्बिट के अंदर कितने कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। ओके, सो यहाँ तक रखते हैं। आज आप लोगों को क्वेश्चन में होमवर्क में दे दिया है ऑलरेडी, एक 3 क्वेश्चन दे दिए, और एक क्वेश्चन एक और दे देता हूँ मैं, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन रुथरफोर्ड बोहर्स मॉडल। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई सारी जो एटम्स होते हैं उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरह से डिवाइडेड होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आते हैं, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। Okay, so that's it for today. Thank you very much for reading this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram. Till then, bye bye everyone, and take care of yourself.